गुड मॉर्निंग सभी को। स्वास्थ्य के एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत। मैं रमेश सिंह गोरी आपके सामने प्रेजेंट हूँ 12th क्लास फिजिक्स सीबीएसई और आरबीएसई और इसका एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और उस चैप्टर के अंदर जो है हम इस पर स्टेप बाय स्टेप इसके टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है इसको हम समझना पड़ेगा हमें। तो बेसिकली अगर हम देखें ध्यान से, और ये चीज़ हम शुरुआत से देखते हुए आए हैं कि इलेक्ट्रिक करंट जो है इलेक्ट्रिक करंट से जो है मैग्नेटिक फील्ड हमें बनता हुआ दिखाई देता है। मैग्नेटिक फील्ड बनता हुआ दिखाई देता है अकॉर्डिंग टू बायो-सावर्ट रूल्स के अकॉर्डिंग। हमने इस चीज़ को देखी थी, किसी करंट कॉइल जो है या कोई करंट एलिमेंट जो है उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड किस प्रकार से बनता है। फिर माइकल फैराडे जो थे, माइकल फैराडे एक बहुत ही जीनियस फिजिसिस्ट, इन्होंने ये दिखाया कि मैग्नेटिक फील्ड के कारण किस प्रकार से जो है और वो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होती है। ये जो है इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के जरिए बताया कि मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो है मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है और उससे से जो इलेक्ट्रिक करंट किस प्रकार से प्रोड्यूस होती है वो हम समझेंगे इस पूरे के पूरे चैप्टर के अंदर, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है। तो पहले आप इसको आप एक बार जरा लिख दीजिएगा, फिर अपन आगे बढ़ते हैं इसमें। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं, वो है फैराडे और जो हेनरी ने जो एक्सपेरिमेंट जो किए थे वो एक्सपेरिमेंट क्या थे उसको अपन समझते हैं और फिर आ जाते हैं अपने इस टॉपिक पे जो कि हमारा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो चलते हैं आगे और आप देख सकते हैं माइकल फैराडे माइकल फैराडे एक बहुत ही जीनियस साइंटिस्ट है। इन्होंने जो है इलेक्ट्रिक करंट के कारण जो मैग्नेटिक इफेक्ट जो हमें जो देखने को मिलता है उस पर काफ़ी अच्छा काम किया और उसके बाद में जो है इन्होंने अपने लॉज दिए, फैराडे लॉज एक्सपेरिमेंट के जरिए, और इन्हीं लॉज को जो है आगे चलकर मैक्सवेल की जो फोर्थ इक्वेशन जो थी उसमें इनको शामिल कर लिया गया। तो वेरी इंपॉर्टेंट रोल्स है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में जो है फैराडे लॉ बड़े इंपॉर्टेंट जो है रोल निभाते हैं। तो फैराडे लॉ को पढ़ने से पहले हमें समझना होगा फैराडे ने क्या एक्सपेरिमेंट किया था जिसके जरिए जो है हमें ये लॉज हमें देखने को मिलते हैं। तो देखिए फैराडे एक्सपेरिमेंट जो कि हमारी हेडिंग है और उसमें हम देखते हैं पर जो सबसे पहला एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया था वो था एक्सपेरिमेंट नंबर 1। पहले वो डिस्कस करेंगे अपन एक्सपेरिमेंट नंबर 1 क्या था। तो चलिए एक्सपेरिमेंट नंबर 1 को अपन डिस्कस करते हैं। ओके, सो फैराडे का एक्सपेरिमेंट नंबर 1 जो है वो इस प्रकार से किया गया था। इन्होंने जो है इसके लिए क्या लिया, इन्होंने एक कॉइल ली इस प्रकार से, ये तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं बनाता हूँ डायग्राम। ये देखिए, ये जो है इन्होंने एक कॉइल ली और उस कॉइल को जो है इन्होंने गैल्वेनोमीटर के साथ में इसको अटैच कर दिया इस प्रकार से, ठीक है। और यहाँ पे जो है इन्होंने एक बार मैग्नेट देते हैं, इसका एन पोल और ये यहाँ पे इसका ये एस पोल। जैसे ही बार मैग्नेट को ये इस प्रकार से आगे मूव करते हैं टुवर्ड्स दी कॉइल, तो ये क्या देखते हैं, इस गैल्वेनोमीटर में जो है डिफ्लेक्शन इनको देखने को मिलता है। और ये डिफ्लेक्शन किस प्रकार से आता है, ये डिफ्लेक्शन जो इस प्रकार से इनको देखने को मिलता है, ये डिफ्लेक्शन इनको देखने को मिलता है इस प्रकार से। सो हम कह सकते हैं कि इस मैग्नेट के आने से जो है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, उस मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो है इस प्रकार से इनको डिफ्लेक्शन इनको देखने को यहाँ पर मिलता है। ये जो है मैग्नेटिक फील्ड इस प्रकार से बनता है और मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है तो यहाँ पे गैल्वेनोमीटर में क्या आएगा, डिफ्लेक्शन आता है ये। सो इसका जो पॉइंट अपन इस प्रकार से बना के लिख सकते हैं। नंबर 1 फर्स्ट इन्होंने देखा था व्हेन एन पोल ऑफ अ bar magnet is pushed towards the coil the galvanometer shows a sudden deflection which indicate that current
current is induced in the coil। मतलब आप देख सकते हैं यहाँ पर कि when n pole of the bar magnet is pushed towards the coil, ये जो बार मैग्नेट का जो n पोल जो है ये बार मैग्नेट है, ये है ना, ये बार मैग्नेट है और ये हमारी कॉइल है। तो जैसे ही बार मैग्नेट को जब हम कॉइल के अकॉर्डिंग ले जाते हैं तो यहाँ पे गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन देता है और ये डिफ्लेक्शन के कारण जो है हमें सडनली जो है इसका इंडिकेशन हमें देखने को मिल जाता है। व्हेन द एंड पोल ऑफ द बार मैग्नेट इज पुश्ड टुवर्ड्स द कॉइल द गैल्वेनोमीटर शोज अ सडन डिफ्लेक्शन व्हिच इंडिकेट दैट करंट इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल। इसका मतलब इस कॉइल में जो है करंट क्या हो रही है, इंड्यूस्ड हो रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड जो है यहाँ पे चेंज हुआ होगा जिसके कारण मैग्नेटिक फ्लक्स बना होगा और आगे चलकर जो है इसमें इंड्यूस्ड करंट हमें देखने को मिली। ओके, नाउ सेकंड पॉइंट जो है, अगर हम इसमें देखिए कि अगर इस बार मैग्नेट को जब हम पीछे ले जाते हैं अवे फ्रॉम द कॉइल तो देखते हैं क्या होगा, तो इससे क्या होगा, इसका डिफ्लेक्शन क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो वो स्टेटमेंट को मैं नंबर 2 बना के लिख रहा हूँ। सो नंबर 2 में हमने क्या देखा, व्हेन n pole when बार मैग्नेट कह दो, when बार मैग्नेट is moved away from the coil, the galvanometer shows opposite deflection। तो ये जो था इनका सेकंड ऑब्जर्वेशन था कि जब इन्होंने बार मैग्नेट को जो है अप्लाइज किया तो वहाँ पे जो है मतलब उसको पीछे की ओर ले गए, अवे फ्रॉम द कॉइल। सो ये क्या देखते हैं, गैल्वेनोमीटर का जो डिफ्लेक्शन जो था वो क्या होता है, चेंज हो जाता है। क्लियर? तो आप इसको नोट करिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, सो आगे चलते हैं अपन नेक्स्ट। ओके, नाउ पॉइंट नंबर थर्ड ये था, पॉइंट नंबर थर्ड में इस प्रकार से देखा गया और जो था देयर इज नो डिफ्लेक्शन when the bar magnet is held stationary, है ना, स्टेशनरी एनीवेयर। कहने का मतलब ये है कि अगर बार मैग्नेट को जब हम कांस्टेंट रखते हैं तो वहाँ पे हमें कॉइल में जो कनेक्ट गैल्वेनोमीटर जो है उसमें कोई डिफ्लेक्शन देखने को नहीं मिलता। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए कि ये हमारी कॉइल है इस प्रकार से ये, और ये गैल्वेनोमीटर हमने कनेक्ट किया है यहाँ पर, और हम क्या देखते हैं कि जब ये बार मैग्नेट जो है ये कांस्टेंट पड़ा हुआ है ना, ये कांस्टेंट है, ये है ना, कॉइल है ये, तो हम क्या देखेंगे यहाँ पर जो है कोई डिफ्लेक्शन देखने को नहीं मिलेगा। इसका मतलब हम कहेंगे कि यहाँ पे जो होगा वो होगा जीरो डिफ्लेक्शन, है ना, ये जो होगा वो कौन सा होगा, ये जीरो डिफ्लेक्शन हमें देखने को मिलेगा, कोई डिफ्लेक्शन यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। नाउ केस नंबर 4 में देखा गया है द गैल्वेनोमीटर, शॉर्ट में जी लिख देता हूँ मैं, द गैल्वेनोमीटर जी डिफ्लेक्शन is found to be larger when magnet is pushed towards or pulled away from
away from the coil faster, away from the coil faster। कहने का मतलब ये कि द गैलोमीटर डिफ्लेक्शन इज फाउंड टू बी लार्जर, है ना, व्हेन द मैग्नेट इज पुश टुवर्ड्स और पुल्ड अवे फ्रॉम द कॉइल फास्टर। मतलब इस मैग्नेट को हम जितना फास्ट चलाते हैं, है ना, जितना फास्ट जो है टुवर्ड्स द कॉइल करेंगे या जितना फास्ट जो है अवे फ्रॉम द कॉइल करेंगे, गैलोमीटर का डिफ्लेक्शन भी क्या होगा, उतना ही सडन जो होगा, फास्ट हमें देखने को मिलेगा। ये आपका जो है पॉइंट नंबर 4 है ये, ठीक है, जो कि फैराडे और हेनरी ने अपने एक्सपेरिमेंट के जरिए देखा ऑब्जर्वेशन के रूप में। नाउ पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 5 क्या था वो देखिएगा। पॉइंट नंबर 5 हम देखते हैं इसमें, और वो ये है when the bar magnet is held stationary and coil is moved towards or away from the magnet, the same effect are observed। मतलब ये है कि अगर हम बार मैग्नेट को रख दे कांस्टेंट और इस कॉइल को अगर हम जो है अवे फ्रॉम दी या जो है टुवर्ड्स, इस प्रकार से जब हम करते हैं इसमें, है ना, इसको हम आगे पीछे जो है इसको खिसकाते हैं, तो हम क्या देखते हैं यहाँ पर, वो ये है कि सेम जो है ऑब्जर्वेशन जो है हमें देखने को मिल जाते हैं। वही गैलोमीटर में डिफ्लेक्शन जो होगा वन साइड देन अपोजिट साइड हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। क्लियर? तो ये थे फैराडे और हेनरी का जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था उसके ऑब्जर्वेशन। अब इसी ऑब्जर्वेशन के आधार पर इन्होंने क्या कंक्लूजन दिया वो भी हम देखते हैं। इसके पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। क्लियर? चलिए, अच्छा हाँ, ये चीज़ भी हम देख सकते हैं कि जैसे कि यहाँ हमने क्या देखा कि नॉर्थ पोल को जब हम ला रहे हैं यहाँ पर, तो जो है इस प्रकार से डिफ्लेक्शन हमें देखने को मिला हुआ है। अगर उसी साउथ पोल को लाते हैं तो ये सिस्टम पूरा अपोजिट हो जाएगा। मान लीजिए नॉर्थ पोल को ला रहे हैं तो गैलोमीटर डिफ्लेक्शन का वन साइड आता है, तो साउथ पोल को जब लाएंगे तो ये अपोजिट बन जाएगा। मतलब पूरा प्रोसेस जो है एन पोल में जो हमने लिखा है वही इसका अपोजिट बन जाएगा साउथ पोल के लिए, है ना। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। अभी हम नॉर्थ पोल को हमने यहाँ पे लिखा है, ऐसा कैसा साउथ पोल के लिए जब होगा तो वो पूरा रिवर्स हो जाएगा। मतलब यहाँ पे आप देखें तो ये नॉर्थ पोल को जब पास में ला रहे हैं तो गैलोमीटर का डिफ्लेक्शन जो वन साइड आएगा, है ना, तो साउथ पोल के लिए वो बन जाएगा अपोजिट साइड। मतलब ये मानिए कि अब जो करंट एंटी क्लॉकवाइज में होगी वो क्लॉकवाइज बन जाएगी, और जो करंट क्लॉकवाइज में होगी वो क्या बन जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज बन जाएगी। क्लियर? तो इस बात को ये आप समझ सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं अपन, और जो है कंक्लूजन क्या है वो अपन देख लेते हैं। तो कंक्लूजन क्या निकाला इन्होंने इस पूरी जो है एक्सपेरिमेंट करते हुए, तो इन्होंने कंक्लूजन निकाला वो ये था, इट shows that relative motion between the coil and the magnet is responsible for induction of
इलेक्ट्रिक करंट in the coil. It shows that relative motion between the coil and the magnet is responsible for induction of electric current in the coil. क्लियर? तो ये था इनका कंक्लूजन। अब हम बात कर लेते हैं इनका सेकंड एक्सपेरिमेंट, लेकिन इसके पहले एक बार आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए आगे चलते हैं अपन और अब बात कर लेते हैं सेकंड एक्सपेरिमेंट। तो फैराडे का जो सेकंड एक्सपेरिमेंट था, फैराडे हेनरी का जो सेकंड एक्सपेरिमेंट वो क्या था? तो एक्सपेरिमेंट नंबर सेकंड। चलिए एक्सपेरिमेंट नंबर सेकंड की बात कर लेते हैं अपन और इसको समझने के लिए जो है हम इसको डायग्राम बनाएंगे यहाँ पर। तो इन्होंने जो है यहाँ पर दो कॉइल्स लिए है ना, मतलब इलेक्ट्रिक करंट जो है, इलेक्ट्रिक करंट को जो मतलब इलेक्ट्रिक करंट जो है वो कॉइल से कॉइल के थ्रू हमें इंड्यूस करंट देखने को मिलेगी। पहले हमने क्या देखा? कॉइल और मैग्नेट का हमने मोशन देखा। अब यहाँ पे हम कॉइल से मोशन कराते हुए जो है इस एक्सपेरिमेंट को हम समझेंगे यहाँ पर, जिन्होंने फैराडे हेनरी ने एक्सपेरिमेंट को जो किया था। तो चलिए यहाँ पर इस प्रकार से हम समझते हैं। बनाते हैं एक कॉइल और ये है गैल्वेनोमीटर, ठीक है, ये गैल्वेनोमीटर में बना है यहाँ पर। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं इस प्रकार से ये जो है इस प्रकार डिफ्यूजन देता है, बिकॉज इसके पास में जो एक और कॉइल जो है प्लस देन माइनस। सो ये करंट जो है इस प्रकार चलेगी, इस प्रकार से। सो यहाँ जो हमने सेल को जो है कनेक्ट कर दिया, एक बैटरी लगा दी है यहाँ पर, जिसके जरिए जो है करंट इस प्रकार से जा रही है और उसकी डायरेक्शन जो आप देख सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज में है ये। सो इसके कारण जब ये मोशन में आएगा, ये कॉइल जो इस C1 है और ये कॉइल हमारी C2 है, ये C2 कॉइल। तो जब ये मोशन में आएगी है ना, तो किस प्रकार से फील्ड बनेगा? ये कुछ प्रकार से यहाँ पर फील्ड बनाएगी ये, ठीक है। ये बन जाएगा मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चलेगी और इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण क्या होगा? यहाँ पर गैल्वेनोमीटर में जो ये जो कॉइल किससे कनेक्ट जो गैल्वेनोमीटर जो है वो डिफ्लेक्शन देगा और ये डिफ्लेक्शन जो इस प्रकार से हमें देखने को मिलेगा। तो यहाँ भी सेम चीज़, जब इसको आप टुवर्ड्स दी इस कॉइल मतलब C2 को जो है टुवर्ड्स दी C1 करोगे तो डिफ्लेक्शन वन साइड आएगा, जब इसको अवे फ्रॉम दी करोगे तो ये अपोजिट साइड में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो उसके जो ऑब्जर्वेशन क्या क्या थे वो अपन लिखते हैं। तो ये कॉइल C1 है, ये कॉइल C2 है, इसको बैटरी से कनेक्ट किया है, उसको हमने गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट किया है, इसको हमने स्टेशनरी पे रखा हुआ है और ये जो है ये मूविंग कंडीशन में है, पहले टुवर्ड्स दी C1 देन अवे फ्रॉम दी क्या आएगा? C1, है ना। तो ये C2 की बात होती है यहाँ पर। सो उसका जो फर्स्ट जो ऑब्जर्वेशन जो है वो क्या है वो अपन लिखते हैं इसमें। देखिए फर्स्ट ऑब्जर्वेशन में लिख रहा हूँ। सो देखिए यहाँ पर ध्यान से, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या था जरा गौर करिएगा, और वो ये है, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन ये है, when coil C2 is moved towards the coil C1, the galvanometer shows a sudden deflection. This sudden deflection, these indicate that electric current is induced in the
कॉइल C1। ओके, स्टॉप। सो आप देख सकते हैं व्हेन कॉइल C2 इज मूव्ड towards the coil C1, the galvanometer shows a sudden deflection. This indicates that electric current is induced in the coil C1। मतलब इस coil C1 में जो है इलेक्ट्रिक करंट क्या हो रही है, इंड्यूस्ड हो रही है, और इस प्रकार से हमें गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा, है ना। अब इसका जो सेकंड जो ऑब्जर्वेशन था वो क्या था कि जब हम इसको अवे फ्रॉम द कॉइल करते हैं, डिफ्लेक्शन क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो उसी को हमको लिखना है। तो उसके पहले एक बार आप इसको नोट लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। और ऑब्जर्वेशन नंबर जो है सेकंड की बात कर लेते हैं। ऑब्जर्वेशन नंबर सेकंड क्या है, जरा वो देखिएगा। सेकंड ये है कि व्हेन द कॉइल C2 इज मूव अवे फ्रॉम द कॉइल C1, the galvanometer shows opposite deflection। गैल्वेनोमीटर जो है वो अपोजिट डिफ्लेक्शन को वो शो करेगा। इस प्रकार से हम छोटा डायग्राम बनाना चाहे तो बना सकते हैं। ये एक कॉइल है और ये दूसरी कॉइल, ठीक है। सो ये C1 है, ये C2 है। अब ये इस प्रकार से जा रही है ना, ये इस प्रकार से ये जो मैग्नेटिक फोर्स लाइन जो बन रही होगी यहाँ पर, ठीक है। तो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन जो है अब इस प्रकार से आ जाएगा। पहले ऐसे था, पहले इस टाइप से था, अब इस प्रकार से आ जाएगा। मतलब ये इस प्रकार से करंट यहाँ पे चलेगी, ठीक है। और यहाँ करंट तो इस प्रकार चलेगी इस प्रकार से। क्लियर? ओके, नाउ पॉइंट नंबर 3, और वो ये है देयर is no deflection when there is no relative motion between the coils। okay, there is no deflection when there is no relative motion between the coils, है ना। जब ये coils का relative motion जब नहीं होता है, ये स्टेशनरी है, तो यहाँ पर कोई डिफ्लेक्शन हमें देखने को नहीं मिलता है, जैसे कि हमने 12 मिनट वाले केस में हमने देखा था, है ना। क्लियर? तो ये हमारा पॉइंट नंबर 3 है। और नाउ पॉइंट नंबर 4 ये है द गैल्वेनोमीटर, शॉर्ट में लिखा जी, द गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन is found to be larger when coils are moved faster towards and away from each other। क्लियर? सो ये हमारा पॉइंट नंबर 4 है। सेम जो 12 मिनट वाले केस में हमने देखा था, द गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन इज फाउंड टू बी लार्जर when coils are moved faster towards or away from each other। क्लियर? सो ये पॉइंट नंबर 4 है। तो अब इसका जो कंक्लूजन जो निकलता है वो क्या है, जब वो देख लेते अपन। कंक्लूजन वो ये है
और उसका कंक्लूजन ये निकलता है, कंक्लूजन, और वो ये है द कॉइल C2 carrying current behave like a bar magnet behave like a bar magnet एंड करंट है ना, ये जो करंट जो इंड्यूस्ड करंट जो होता है वो कॉइल से कॉइल के थ्रू हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। सो हम इस प्रकार से लिख सकते हैं द कॉइल C2 कैरिंग करंट बिहेव लाइक अ बार मैग्नेट। ओके, और यहाँ लिख सकते हैं करंट इंड्यूस्ड बाय करंट जो है करंट से ही इंड्यूस्ड यहाँ पर हो रहा है। क्लियर, मतलब कॉइल से कॉइल का जो है मोशन हमें यहाँ पे देखने को मिला है, रिलेटिव मोशन। सो ये था फैराडे का एक्सपेरिमेंट नंबर 2। तो आप इसको जो है नोट करिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, तो आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ये था फैराडे एक्सपेरिमेंट। अब फैराडे एक्सपेरिमेंट के बेस पर जो है हम ये देखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है। तो देखिए, फैराडे एक्सपेरिमेंट में हमने पहले बार मैग्नेट को कॉइल के साथ में मोशन करते हुए देखा, फिर हमने कॉइल को कॉइल के साथ में मोशन करते हुए देखा। उससे जो हमें फिनोमिना देखने को मिला है ना, जिसमें इंड्यूस्ड करंट जो हमें देखने को मिली है, सो उस इंड्यूस्ड करंट जो ऑब्जर्व हो रही है ना, वो जो फिनोमिना है उसी का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो उसको हम डिफाइन करते हैं। सो देखिए क्या होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो नेक्स्ट हेडिंग जो है और वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। नेक्स्ट हेडिंग बनाते हैं वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आपके सामने। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर वो ये है द फिनोमिना of generating current and electromotive force, short EMF by changing field is called electromagnetic induction। And such a current and such a EMF is called induced EMF, and current is called induced current। क्लियर। तो ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, द फिनोमिना ऑफ जनरेटिंग करंट एंड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स EMF बाय चेंजिंग फील्ड का मतलब मैग्नेटिक फील्ड
है ना, इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से जो है इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का जो जनरेट होना है ना कॉइल्स के अंदर, तो ये जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहलाता है। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के जरिए जो करंट जो प्रोड्यूस होती है वो होती है इंड्यूस्ड करंट, है ना, कुछ समांतराल के लिए इंड्यूस्ड करंट। और जो है जो ईएमएफ जनरेट होता है वो होता है इंड्यूस्ड ईएमएफ। क्लियर? तो इसी बेस जो फैराडे एक्सपेरिमेंट के बेस के ऊपर जो है इन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को डिफाइन किया। अब हम बात कर लेते हैं और वो है फैराडे के लॉस क्या होते हैं। और फैराडे के लॉ हम पढ़ेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहले जो इसके पढ़ने से पहले आप इसको एक बार नोट लीजिए, तो अपन आगे चलते हैं फैराडे लॉस के ऊपर। ओके, अच्छा यहाँ पे आप ये देख सकते हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जो फिनोमिना जो है या इस प्रिंसिपल का यूज़ करके जो है हमारे कुछ डिवाइसेस काम करती है। तो वो डिवाइसेस कौन कौन सी देख लीजिएगा। एक तो है यहाँ पर और वो है पावर जनरेटर्स, ठीक है, डायनामोज है ना, ट्रांसफार्मर, ठीक है, ये तीन जो है ना मोटर के लीजिए आप, मोटर, ये सभी के सभी जो है EMI इनका जो वर्किंग प्रोसेस जो होता है वो EMI पर बेस्ड होता है ना। ऑल ऑफ वर्किंग प्रोसेस बेस्ड ऑन EMI, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो इनका जो वर्किंग प्रोसेस जो होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पर ही बेस्ड होता है। ये नोट कर लीजिए इसको। चलिए आगे चलते हैं अपन और अब बात कर लेते हैं और वो है फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सो हमारी जो हेडिंग है और वो है फैराडे फैराडे लॉ ऑफ EMI। तो फैराडे लॉ ऑफ EMI क्या है उसको अपन समझते हैं। चलिए, तो फैराडे लॉ ऑफ EMI जो है फैराडे ने जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के आधार पर जो है बेसिकली तो 2 लॉज है, लेकिन इसको हम 3 लॉज के रूप में कन्वर्ट करेंगे, है ना। लेंज रूल्स को भी हम इसमें शामिल कर देंगे। तो 3 लॉज कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले अपन बात करने वाले हैं और वो है फर्स्ट लॉ। सबसे पहले बात कर लेते हैं अपन फर्स्ट लॉ की। सो फर्स्ट लॉ क्या कहता है, देखिए फर्स्ट लॉ ये कहता है, इसका स्टेटमेंट क्या है जरा वो देखिएगा। इसका स्टेटमेंट अपन लिखते हैं और वो ये है फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ EMI states that whenever magnetic flux linked with a circuit changes induced EMF is produced। ये फर्स्ट लॉ है, फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ EMI states that whenever a magnetic flux linked with a circuit changes induced EMF is produced। ये इनका जो है फर्स्ट स्टेटमेंट या फर्स्ट लॉ के रूप में हमें देखने को मिलता है। अब इसको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि मान लीजिए ये एक बार मैग्नेट है इस प्रकार से,
ये बार मैग्नेट है, ठीक है, जिसका ये एस पोल और ये जो है एन पोल, ओके। और यहाँ पे जो है एक हम कॉइल बनाते हैं, ये हमने कॉइल बना दी, ठीक है। अब ये बार मैग्नेट जो है, ये बार मैग्नेट से जो मैग्नेटिक फोर्स लाइन जो होगी उस प्रकार से क्रिएट होगी, नॉर्थ पोल से साउथ पोल, ये हम जानते हैं इस बात को अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ से नॉर्थ पोल से जो है ये इस प्रकार से जो है मैग्नेटिक फोर्स लाइन बाहर आएगी, ये बाहर आएगी, ये यानी इस प्रकार से सब ये बाहर आएगी ये। और इनका जो एंडिंग्स जो पॉइंट होगा वो कौन सा होगा, तो ये आप देख सकते हैं, ये पॉइंट कौन सा होगा, ये साउथ पोल होगा, ये साउथ पोल में जो है वो टुवर्ड्स द साउथ पोल यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा। अब ये हमारी क्या है, ये कॉइल है ये। अब होता क्या है इसमें कि जैसे इस कॉइल को अभी स्टेशनरी पर है, ये मतलब ये कॉइल स्टेशनरी पे है या मैग्नेट स्टेशनरी पे, अपन जो मैग्नेट को भी हमने स्टेशनरी मान लिया, हम कॉइल को आगे पीछे मूव करने की कोशिश करेंगे। अभी कॉइल जो है ये स्टेशनरी है, अब स्टेशनरी होगी तो यहाँ पे कोई करंट हमें देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन जैसे ये मूव करेगा तो इसका मतलब ये कि इसमें मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, और मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, और फ्लक्स के चेंज होने से जो होगा इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ बनता हुआ हमें दिखाई देगा। तो होता क्या एक्चुअल में वो ये है, सिंपल सा कंसेप्ट है कि जब इसको ये कॉइल को मूव कराते हैं, है ना, कॉइल को जब हम मूव कराते हैं तो हम क्या देखते हैं इसमें मैग्नेटिक फील्ड जो है, मतलब कॉइल को मूव इस प्रकार से हम कराते हैं कि मान लीजिए कॉइल को जो है, ये कॉइल है, इस कॉइल को जो है हम इनसाइड जो है मतलब टुवर्ड्स द नॉर्थ पोल अपन ला रहे हैं, तो इस प्रकार से हम जो है कॉइल को मूव कराते हैं इस डायरेक्शन में, हम इसे ला रहे हैं। तो जब इस डायरेक्शन में हम लाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, वो चेंज होगा, मतलब इंक्रीज होगा। अब मैग्नेटिक फील्ड के इंक्रीज होने से क्या होगा, जो मैग्नेटिक फ्लक्स जो होगा वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। और मैग्नेटिक फ्लक्स के इंक्रीज होने से मतलब इसमें जो चेंजेस जो देखने को मिलेंगे, उसी चेंजेस के कारण जो होगा वो इंड्यूस्ड ईएमएफ हमें बनता हुआ दिखाई देगा यहाँ पर। तो फर्स्ट लॉ जो है ये बताता है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ कैसे बनेगा, है ना। ये अपन कहेंगे कि इंड्यूस्ड ईएमएफ जो बन रहा है ना, मैग्नेटिक फ्लक्स तो चेंज हो रहा है, क्यों हो रहा है, इसके पीछे का जो रीज़न जो है, मतलब ये फर्स्ट लॉ बताता है ये, ठीक है। लेकिन जो सेकंड लॉ जो होता है वो इंड्यूस्ड ईएमएफ का मैग्नीट्यूड को दिखा देता है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ का जो मैग्नीट्यूड कितना होगा वो सेकंड लॉ के जरिए हम देखेंगे। लेकिन फर्स्ट लॉ भी ये है, मान लीजिए इसको जो है हम यहाँ पे हमने क्या देखा, इसको जो बी को मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा, कथन क्या है कि कॉइल मूव इस प्रकार से हो रही है, ये टुवर्ड्स दी नॉर्थ पोल है। अब इसका जस्ट सेकंड जो हम एग्जांपल हम देखें इसका, तो ये इसको हम यहाँ देख लेते हैं, इसको है ना, वो यहाँ पे हम देख लेते हैं। वो ये है कि मान लीजिए कॉइल मूव्स, है ना, ये अवे फ्रॉम दी मैग्नेट, तो हम क्या देखेंगे, बी की वैल्यू कम होगी, और बी की वैल्यू कम होने से फाई भी क्या होगा, कम होगा, है ना। और यहाँ भी क्या होगा, यहाँ भी इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगा, बनेगा, ठीक है। इसकी वैल्यू जो होगी वो थोड़ी सी ऊपर नीचे हो सकती है, कम होगी, है ना, क्योंकि ये फाई कम हो रहा है तो इसमें भी कम आएगा, लेकिन कुल मिलाकर इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगा। अभी हम ये नहीं करेंगे क्या होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ में क्या चेंज आएगा, वो भी हम नहीं बात करने वाले, हमसे भी ये बताएं, हम इस स्टेटमेंट में हम देखेंगे कि इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगा, क्योंकि यहाँ पर कॉइल क्या करिए, मूव कर दिए यहाँ पर। क्लियर। तो ये फर्स्ट लॉ है जिसको हमने यहाँ पर समझा है, तो आप इसको नोट लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब बात कर लेते हैं अपन, वो है सेकंड लॉस की, ठीक है। और सेकंड लॉस क्या है जरा वो देखते हैं अपन इसमें। सेकंड लॉ, ठीक है। सेकंड लॉ क्या है जरा देखिएगा ध्यान से, और वो ये है फैराडे second law of EMI states that the magnitude of induced EMF is directly proportional to the time
टाइम रेट ऑफ change in magnetic flux, linked with the circuit. Faraday's second law of EMI states that the magnitude of induced EMF is directly proportional to the time rate of change in magnetic flux linked with the circuit, है ना। ये जो है सेकंड लॉ है, तो उसका स्टेटमेंट क्या हो सकता है। तो मान लीजिए जो इंड्यूस्ड EMF को अपन जो है इस प्रकार से अपन डिनोट करते हैं ये एप्सिलॉन के साथ में। सो एप्सिलॉन इज प्रोपोर्शनल टू डी फाई बी अपॉन डी टी, बिकॉज फाई यहाँ पर जो है वो मैग्नेटिक फ्लक्स है। थोड़ा इसको सही कर देते हैं अपन। ये इस प्रकार से। अब यहाँ से प्रोपोर्शनल को रिमूव करेंगे तो कांस्टेंट आएगा, और कांस्टेंट को अपन के लगा देते हैं। सो डी फाई बी अपॉन डी टी, और इस की वैल्यू को जो है इनिशियली यहाँ पर -1 लेते हुए इसकी वैल्यू जो है हम यहाँ पर लिख देते हैं डी फाई बी अपॉन डी टी। ठीक है, तो ये जो है ये फैराडे का जो है ये कि यहाँ पर कांस्टेंट है, यहाँ पर ये कांस्टेंट आर्बिट्ररी कांस्टेंट। सो एप्सिलॉन जो है यहाँ पर EMF जो है इंड्यूस्ड EMF, इसकी वैल्यू क्या है यहाँ पर माइनस का डी फाई बी अपॉन डी टी। यहाँ माइनस साइन क्या बता रहा है, तो यहाँ माइनस साइन बताएगा ये, है ना। नेगेटिव साइन यहाँ लिख देते अपन, यहाँ लिख देते अपन नेगेटिव साइन shows that induced EMF always opposes any change in magnetic flux associate with the circuit। ठीक है, नेगेटिव साइन shows that induced EMF always opposes any change in magnetic flux associated with the circuit। ये कॉइल है ना, जो कॉइल में जो मैग्नेटिक फ्लक्स जो बनेगा वो उसका हमेशा क्या करेगा, उसको अपोलाइज करेगा, उसको अपोजिट करेगा। यहाँ पर ये माइनस साइन जो है हमें दिखने को मिलेगा। क्लियर। तो ये जो है फैराडे का सेकंड लॉ है। देखिए फैराडे का फर्स्ट लॉ जो है वो इंड्यूस्ड EMF को बताता है कि इंड्यूस्ड EMF कैसे जनरेट हो रहा है। सेकंड जो लॉ है वो इंड्यूस्ड EMF जो है इंड्यूस्ड EMF के मैग्नीट्यूड को दिखाता है, सेकंड लॉ। और अब हम बात कर लेते हैं फैराडे का थर्ड लॉ। तो फैराडे का थर्ड लॉ समझने से पहले एक बार ये इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर लेते हैं अपन, और वो ये है यहाँ देखते हैं अपन कि मान लीजिए है ना, लेट इफ एन टर्म्स ऑफ कॉइल, अगर कॉइल में n टर्म्स है तो ये इंड्यूस्ड EMF जो होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। इसकी वैल्यू क्या आएगी, माइनस का n, सो ये आएगा डी फाई बी अपॉन डी टी। तो सिंपल सा कंसेप्ट है कि n की वैल्यू के बढ़ने पर इंड्यूस्ड EMF की वैल्यू भी क्या होगी, बढ़ेगी, है ना। ये ध्यान रखना, n जो है यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स है ना। ओके, सो आगे चलते हैं अपन, और वो है यहाँ पर नेक्स्ट जो है, और वो है थर्ड लॉ, है ना। इसको थर्ड लॉ वैसे लेंज रूल को उसमें कैटेगरी शामिल किया गया है थर्ड लॉज के रूप में। सो देखिए थर्ड लॉज क्या होता है वो अपन समझते हैं। ओके, आगे इसके पहले जो इसको एक बार आप नोट कर लीजिए। चलिए, सो थर्ड लॉज की बात कर लेते हैं अपन, और वो है थर्ड लॉ। ठीक है, और ये क्या है इसका स्टेटमेंट, जरा देखिएगा ध्यान से। इसका स्टेटमेंट अपन लिखते हैं। इसका स्टेटमेंट है इसको ऑल्सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड लेंज लॉ ऑफ EMI। ठीक है, लेंज लॉ ऑफ EMI, और इसका स्टेटमेंट क्या है तो लिखिएगा। इसका स्टेटमेंट है इट states that
it states that the induced current produced in a circuit due to change magnetic flux always flows in such a direction that it opposes the cause that produces it। ये फैराडे का जो थर्ड लॉ जो है, जिसको हम लेंज लॉज भी कहते हैं, है ना, EMI के लिए, और वो क्या है, ये लॉ जो है ये बेसिकली इंड्यूस्ड EMF की डायरेक्शन को बताता है ना, कैसे कि इट स्टेट दैट द इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस्ड in the circuit due to change magnetic flux always flows in such a direction that is opposes the cause that produce it, है ना, मतलब जिससे ये प्रोड्यूस हुई है उसी को अप्लाइज करने का ये नेचर दिखता है। ये इस प्रकार से अपन समझते हैं। मान लीजिए इसको हम इस प्रकार समझते हैं, ये देखिए, मान लीजिए ये एक बार मैग्नेटिक है, ओके, ये साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल, और ये बार मैग्नेट जो इस प्रकार से मूव कर रहा है, और ये हमारी कॉइल है, ठीक है। तो इस कॉइल में जब ये बार मैग्नेट मूव कर रहा होगा तो इसमें करंट जो है, इंड्यूस्ड EMF करंट जो इस प्रकार से चेंज होगी कि इसी को अपोलाइज करे, मतलब इसी को क्या करेगी, ये इसको रिपल्सिव नेचर रखेगी। तो ऐसा कब हो सकता है कि जब यहाँ पर ही जो है एक एंड पोल बनता हुआ हमें दिखाई दे, और एंड पोल बनने का मतलब करंट जो होगी वो इस प्रकार का नेचर रखेगी, इस प्रकार से ये। तो ये करंट कौन सी बन जाएगी, ये बन जाएगी एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ पर आप देख सकते हैं, है ना, ये बन जाएगी यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। ये एग्जाम्पल। अब मान लीजिए ये जो है मैग्नेट जो है ये इस कॉइल से दूर जा रहा है, ये ठीक है, इस प्रकार से आप देखिए यहाँ पर सेकंड वाले केस में हमने देखा ये साउथ पोल नॉर्थ पोल, अब मैग्नेट दूर जा रहा है, तो अब ये जो कॉइल में जो करंट बनेगी, है ना, वो इस प्रकार का नेचर टेंडेंसी रखेगी कि इसमें अट्रैक्शन हमें देखने को मिले। मतलब वो कब हो सकता है, जब यहाँ पे साउथ पोल बन जाए। साउथ पोल का मतलब करंट का नेचर जो होगा उस प्रकार से होगा ये, तो ये होगा क्लॉकवाइज, ठीक है। और इसका रेसिप्रोकल भी पॉसिबल है कि यहाँ पर जब साउथ पोल आ जाएगा तो यहाँ पे साउथ पोल बन जाएगा, और यहाँ नॉर्थ पोल, जब साउथ पोल जब टुवर्ड्स द पोल होगा तो साउथ पोल का नेचर रखेगा, करंट जो होगी क्लॉकवाइज बन जाएगी, और ये जो होगी करंट एंटी क्लॉकवाइज बन जाएगी। कैसे, तो उसको हम इस प्रकार समझेंगे। मान लीजिए यहाँ पे जो है नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल है, ठीक है। अब ये साउथ पोल को हम पास में ला दें यहाँ पर, तो यहाँ पे जो है एक साउथ पोल बन जाएगा, और करंट जो होगी वो बन जाएगी क्लॉकवाइज। और यही जब इसको हम यहाँ पे जो है दूर ले जा रहे होंगे, अवे फ्रॉम द कॉइल करेंगे, तो यहाँ पे जो है इस प्रकार से नॉर्थ पोल बनता हुआ हमें यहाँ पे दिखाई देगा। सो नॉर्थ पोल का मतलब है करंट जो होगी वो एंटी क्लॉकवाइज बन जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज। मतलब यहाँ साउथ पोल को रिपल करे ऐसा नेचर हो जाएगा, और यहाँ साउथ पोल नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट करे ऐसा नेचर यहाँ पर देखने को मिलेगा, कारण क्योंकि इसका जो है डायरेक्शन जो है इस लॉस के आधार पर दी जाती है। क्लियर। तो आई होप आपको जो है ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। हमने जो है फैराडे के जो फैराडे एक्सपेरिमेंट को हमने समझा, उसके बाद में हमने EMI को डिफाइन किया, देन उसके बाद में हमने जो है फैराडे लॉज में फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ को हमने यहाँ पे डिफाइन किया। आई होप आपको समझ में आपको आया होगा, इसको आपने नोट भी कर लिया होगा। कल जो है नेक्स्ट जो हम उसमें आगे पढ़ेंगे, और वही फैराडे लॉज को जो है थोड़ा सा आगे मॉडिफाई करते हुए, है ना, मैग्नेटिक फ्लक्स के फॉर्मूला वगैरह अपन डिफाइन करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए। ओके, गुड बाय।